हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक क्यों है इसके बारे में पढ़ा था, इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक क्यों है। तो चलते हैं आगे। सूक्ष्मजीव जो है वो रोगों को जन्म देने का काम करते हैं, यानी सूक्ष्मजीव रोगों को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें रोगाणु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बहुत सारे रोग हैं, मलेरिया, हैजा, उसी तरह से ये क्या करते हैं, रोगों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रोग जो है वो एक से दूसरे में फैल सकता है, यानी जो बीमार है उससे जो नहीं बीमार होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं ये रोग। तो यानी जो रोग एक से दूसरे तक फैलते हैं उन रोगों को कहा जाता है संचरणीय रोग, यानी चलने वाले रोग। ठीक है, जैसे सर्दी खांसी, चेचक के बारे में हम लोग सुना है कि वो अगर हम लोग के आसपास किसी को होता है तो फिर उनके साथ रहने वाले को भी हो जाता है। उसी तरह से संचरणीय रोग जो है वो एक से दूसरे में फैल सकते हैं। अब समझते हैं इस बात को कि संचरणीय रोग जो है वो एक से दूसरे में फैलते कैसे हैं। तो आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, वाहन की ना। हाँ, तो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग वाहन के द्वारा जाते हैं। उसी तरह से रोगों को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए जरूरत होती है कारक की, यानी जो एक से दूसरे जगह उसको फैला सके, माध्यम जो बनते हैं। यानी मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, जो क्या होता है कि कोई भी गंदे जगह में बैठते हैं या फिर गंदी नालियों में बैठते हैं, फिर वो हमारे खाने में बैठ के उसे दूषित करते हैं, तो उसको खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए इन छोटे मोटे कीड़ों जंतुओं को हम लोग बोलते हैं रोग वाहक, यानी ये क्या काम करते हैं, रोग वाहक का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें कि मच्छर के काटने से हम लोगों को मलेरिया होता है। क्या हम लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? इसका नाम है मलेरिया परजीवी। ठीक है, लेकिन ये कौन से मच्छर के कारण होता है? तो मच्छर है हमारा मादा एनाफ्लीज। ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार जो हैजा है वो एडीज मच्छर यानी मादा एडीज के कारण काट से होता है। तो ये दोनों ही हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत बार ये सुने हैं, बहुत बार डॉक्टर या फिर टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि हमारे आसपास घरों के सामने गड्ढे में पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो क्या कभी सोचा है कि ये क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में ही अपना संख्या को बढ़ाते हैं, वही उन लोगों का क्या होता है, घर होता है, जिसकी वजह से ये एक से बहुत सारे बढ़ जाते हैं और हम लोगों को मलेरिया, हैजा जैसी रोगों को दे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे रोगों के नाम दिए हुए हैं और ये किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होते हैं तथा इसके कैसे एक से दूसरे जगह जा सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, और इससे हम लोग कैसे बचें इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ याद रखना है ताकि एग्जाम में पूछे तो हम उसको लिख सकें। चलते हैं आगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी जंतुओं में कैसे हो सकते हैं रोग। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट कॉच ने 1876 में खोज किया था एक जीवाणु का जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, यानी उसका नाम दिया गया था बैसिलस एंथ्रेसिस। तो याद रखना इसको, किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु है, जो कि एंथ्रेक्स जो है वो बकरी, गाय, मवेशियों के खूर में हो जाते हैं या फिर उसके मुंह के सामने हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्स। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स किन जीवाणुओं से को होते हैं, तो मवेशी हम लोग बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पौधों में किस प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं सूक्ष्मजीव।
तो पौधों में भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे आलू में हो सकता है, नींबू में हो सकता है, संतरा में हो सकता है। तो जैसे इस टेबल में देखें अगर हम लोग तो दिखाया जा रहा है कि नींबू कैंकर जो है वो जीवाणु के कारण होता है और ये वायु के माध्यम से एक से दूसरे जगह में फैलते हैं। तो 3 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तीनों को हम लोगों को याद रखना। अगर कभी हम लोग ऐसा भी समय आता है कि हम लोग क्या होता है कि खाना तो खा लेते हैं लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग उल्टी करना या फिर हम लोगों को बार बार पैखाना होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग दूषित भोजन को खा लेते हैं, यानी वैसा भोजन जो सूक्ष्मजीव द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है, उसके बाद हम फिर उसको खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके विषैले हो जाते हैं और वो फिर हम उसके द्वारा हमें उल्टी या फिर पैखाना होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य विषाक्त। ठीक है, तो इस खाद्य विषाक्त को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो खाद्य सामग्री है उन लोगों को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो खाद्य परिरक्षण इसको बोला जाता है, यानी खाद्य परिरक्षण किसको कहते हैं कि कोई भी सामग्री जो खाने योग्य है उसको अगर हम लोग सूक्ष्मजीव से दूर रखना चाहे तो उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है खाद्य परिरक्षण, जो कि बहुत सारी तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि रासायनिक उपचार किया जा सकता है, नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल के द्वारा और गर्म या फिर ठंडे के द्वारा किया जा सकता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। परिरक्षण में पहला हमारा स्टेप है रासायनिक विधि द्वारा, यानी रासायनिक उपचार क्या है। तो जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि रासायनिक यानी कोई ऐसा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा क्या हो सकता है, खाद्य को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, इससे सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, तो कुछ याद रखना है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, जो कि साधारणतः यूज किया जाता है। ये खाने से हम लोगों को क्या नुकसान नहीं होता, वो बहुत कम नुकसानदेह है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है जेम्स में, या फिर उसको कुछ देर तक वो क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें, हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार बनाने के समय हम लोग क्या करते हैं कि अचार में बहुत सारा तेल डालते हैं। तो तेल क्यों डाला जाता है? तेल इसलिए डाला जाता है ताकि क्या हो, अचार जो है वो बहुत समय तक अच्छा रह सके। यानी तेल भी क्या कर रहा है, यहाँ सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोक रहा है और खाने को सुरक्षित रख रहा है। उसी प्रकार घर का ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, नमक के द्वारा या फिर हल्दी के द्वारा हम लोग किस तरह से परिरक्षण कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे मीट हो गया, मछली हो गया, तो उसको कुछ समय तक हम लोगों को अगर अच्छा रखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें नमक या फिर हल्दी का लेप लगा के कुछ देर छोड़ देते हैं, तो जिससे वो सूक्ष्म जीवों को अपने सामने आने से रोकते हैं और वो क्या होता है कि सूक्ष्म जीव से वो प्रदूषित नहीं होते हैं। तो ये सारा हमारा घरेलू है। उसी प्रकार से गर्मी या फिर अधिक गर्मी या अधिक ठंडा के द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीव को रोक सकते हैं, खाने को दूषित करते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ जो है वो ज़्यादा ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो अपना वृद्धि को रोक देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग पौष्टिकरण, यानी ये पौष्टिकरण शब्द सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, तो देखते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो दूध का पैकेट तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों के स्कूल में आता है हमेशा, तो उसमें लिखा हुआ रहता है पौष्टिकृत दूध। ये क्या है? यानी ये एक विधि है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड यानी तरल पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, उसको 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और उसको तुरंत गर्म करने के बाद उसको फिर से ठंडा कर दिया जाता है। यानी गर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तुरंत ही ठंडा कर दे रहे हैं। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं पौष्टिकरण। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये किस लिए काम आता है? तो ये काम आता है सूक्ष्म जीवों को दूर करने के लिए, और इस जो प्रक्रिया है इसकी खोज की थी लुईस पॉस्चर ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है, नोट कर लेना है, क्योंकि जैसा इसका याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि पौष्टिकरण जो है उसी से याद हो जाएगा, लुईस पॉस्चर। आगे चलते हैं भंडारण।
यानी अगर हम लोगों को कोई भी सब्जी हो गया या फिर कोई खाद्य पदार्थ है, उसको अगर अच्छे से रखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोगों को वायु से दूर रखना होगा। मतलब जहाँ पर वायु जो है वो वायु को सील करके हम लोग अगर रखते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह सकते हैं। आगे आते बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी हम लोगों को पढ़ना है विस्तार से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो एक सूक्ष्म जीव का नाम हम लोगों ने सुना था, राइजोबियम। ये जो है दलहन पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद दलहन पौधे के जड़ों में, गांठों में उसके एकत्रित कर देते हैं। उसके बाद फिर जो ये नाइट्रोजन है वो बदल जाता है प्रोटीन में, और प्रोटीन में बदलने के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, सूक्ष्म जीव जो है राइजोबियम वो दलहन पौधे में इसको जमा कर देते हैं और इसको स्थिर कर देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारा टॉपिक आ गया है यहाँ, जो कि है नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल। उससे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सा है, हाँ सही है, यानी नाइट्रोजन है ना। हाँ, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल सीधे नहीं कर सकते, जैसा ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव कर सकते हैं, जीवाणु कर सकते हैं, या फिर हरे नीले शैवाल करते हैं और इसको एकत्रित कर देते हैं दलहन पौधे में। ठीक है, तो दलहन पौधे में चला जाता है और दलहन पौधे के बाद क्या होता है कि ये प्रोटीन यानी नाइट्रोजन के यौगिक में इसको परिवर्तित कर देता है, और फिर इसके बाद जो पौधे हैं उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसको प्रोटीन में बदल देते हैं, और उसके बाद फिर प्रोटीन को जब हम लोग लेते हैं सब्जी के द्वारा या फिर साग के द्वारा, तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में पहुंचे, कहाँ था, वायुमंडल में उपस्थित था। वायुमंडल के बाद वो पहुंचा कहाँ, पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे को खाने के बाद वो हमारे पास पहुंच गया। फिर हम लोगों के शरीर से जब हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, या फिर कोई जीव जंतु जब मर जाता है तो वो फिर कहाँ चला जाता है, फिर मिट्टी में चला जाता है। तो मिट्टी के द्वारा फिर से वो मिट्टी में चला गया, जिस तरह से एक चक्र बन गया। और फिर जो मिट्टी में उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए जब इसका टूटता है प्रोटीन, तो फिर से वो नाइट्रोजन का गैसीय रूप बन जाता है और फिर ये वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन का एक चक्र बन जाता है। ठीक है, यानी ये घूमते रहता है हमारे वायुमंडल में, एक जीव से दूसरे जीव, या फिर बोल सकते हैं कि मिट्टी से पौधे में, पौधे से जीव जंतुओं में, फिर से मिट्टी में, उसके बाद फिर वायु में चला जाता है। इस तरह से जो चक्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आगे हम लोग अच्छे से दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए